नमस्कार, आदाब। आज मैं आपको हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक श्री मोहन राकेश की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। और क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं ये कहानी उर्दू में सुनाने जा रहा हूँ। कारण ये है कि उर्दू वाले जो हिंदी के साहित्य से भली भांति परिचित नहीं हैं, उनका तारुफ हिंदी के साहित्य से कराया जाए। इस कहानी का अनुवाद उर्दू में श्री भीष्म साहनी ने किया है। तो लीजिए, पेश है मोहन राकेश जी की कहानी मलबे का मालिक। पूरे 7.5 साल के बाद वो लोग लाहौर से अमृतसर आए थे। हॉकी का मैच देखने का तो बहाना ही था। उनकी ज़्यादा ख्वाहिश उन घरों और बाज़ारों को फिर से देखने की थी जो 7.5 साल पहले उनके लिए पराए हो गए थे। हर सड़क पर मुसलमानों की कोई ना कोई टोली घूमती नज़र आती थी। उनकी आंखें इस इसरार के साथ कि वहाँ की हर चीज़ को देख रही थी जैसे वो शहर मामूली शहर ना होकर एक अच्छा खासा तवज्जो का मरकज़ रहा हो। तंग बाज़ार में से गुज़रते हुए वो एक दूसरे को पुरानी चीज़ों की याद दिला रहे थे। देख फतेहदीना, मिस्री बाज़ार में अब मिस्री की दुकानें पहले से कितनी कम रह गई हैं। उस नुक्कड़ पर सुक्खी भटियारन की भट्टी थी जहाँ अब ये पान वाला बैठा है। ये नमक की मंडी देख लो खान साहब, यहाँ की एक एक लाइन वो नमकीन होती है कि बस। बहुत दिनों के बाद बाज़ारों में तुर्रेदार और लाल तुर्की टोपियाँ नज़र आ रही थीं। लाहौर से आए मुसलमानों में काफ़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो बंटवारे के वक्त मजबूर होकर अमृतसर छोड़कर चले गए थे। 7.5 साल में आई ज़रूरी तब्दीलियों को देखकर कहीं उनकी आंखों में हैरानी भर जाती और कहीं अफसोस घर आता। कटरा जयमल सिंह इतना चौड़ा कैसे हो गया? क्या उस तरफ के सब मकान जल गए? यहाँ हकीम आसिफ अली की दुकान थी ना, अब यहाँ एक मोची ने कब्ज़ा कर रखा है। और कहीं कहीं ऐसे भी जुमले सुनाई दे जाते, वली ये मस्जिद जो कि तू खड़ी है, इन लोगों ने इसका गुरुद्वारा नहीं बनाया। जिस रास्ते से भी पाकिस्तानियों की टोली गुजरती, शहर के लोग जिज्ञासा से उनकी तरफ देखते रहते। कुछ लोग अब भी मुसलमानों को आते देखकर शक से रास्ते से हट जाते, जबकि दूसरे आगे बढ़कर गले मिलने लगते। ज़्यादातर आने वालों में से ऐसे सवाल पूछते कि आजकल लाहौर का क्या हाल है? अनारकली में पहले जितनी रौनक होती है या नहीं? सुना है शाह आलमी गेट का बाज़ार पूरा नया बना है। कृष्ण नगर में तो ख़ास तब्दीली नहीं आई। वहाँ का रिश्वत पूरा क्या वाकई रिश्वत के पैसे से बना है? कहते हैं पाकिस्तान में अब बुर्का बिल्कुल उड़ गया है। ये ठीक है? उन सवालों में इतना अपनापन झलकता था कि लगता था लाहौर एक शहर नहीं, हज़ारों लोगों का सगा रिश्तेदार है जिसके हालात जानने के लिए वो बेचैन हैं। लाहौर से आए हुए लोग उस दिन शहर भर के मेहमान थे, जिनसे मिलकर और बातें करके लोगों को खामखा खुशी का एहसास होता था। बाज़ार बांसा अमृतसर का एक पिछड़ा सा बाज़ार है जो बंटवारे से पहले गरीब मुसलमानों की बस्ती थी। वहाँ ज़्यादातर बिजनेस बांस और शहतीरों का होता था, जो सारी की सारी एक ही आग में जल गई थी। बाज़ार बांसा की वो आग अमृतसर की सबसे भयानक आग थी, जिससे कुछ देर के लिए तो सारे शहर के जल जाने का अंदेशा पैदा हो गया था। बाज़ार बांसा के आसपास के कई महलों को तो उस आग ने लपेट में ले ही लिया था। खैर, किसी तरह वो आग काबू में आ तो गई, लेकिन उसमें मुसलमानों के एक एक घर के साथ हिंदुओं के भी 4-4, 6-6 घर जलकर राख हो गए। मगर जगह जगह मलबे के ढेर अब भी मौजूद थे। नई इमारतों के बीच बीच में मलबे के ढेर अजीब ही माहौल पेश करते थे।
बाज़ार बांसा में उस दिन भी चहल पहल नहीं थी, क्योंकि इस बाज़ार के ज़्यादातर बाशिंदे तो अपने मकानों के साथ ही शहीद हो गए थे, और जो बचकर चले गए थे उनमें से शायद किसी में भी लौटकर आने की हिम्मत बाकी नहीं रही थी। सिर्फ एक दुबला पतला बूढ़ा मुसलमान ही उस वीरान बाज़ार में आया और वहाँ की नई और जली हुई इमारतों को देखकर जैसे भूल भुलैया में पड़ गया। बाएं हाथ को जाने वाली गली के पास पहुंचकर उसके कदम अंदर मुड़ने को हुए, मगर फिर वो हिचकिचाकर वहाँ बाहर ही खड़ा रह गया, जैसे उसे यकीन नहीं हुआ कि वो वही गली है या नहीं जिसमें वो जाना चाहता है। गली में एक तरफ कुछ बच्चे खेल रहे थे और कुछ फासले पर दो औरतें ऊंची आवाज़ में चीखती हुई एक दूसरे को गालियां दे रही थीं। सब कुछ बदल गया, मगर बोलियां नहीं बदली। बूढ़े मुसलमान ने धीमी आवाज़ में अपने से कहा और छड़ी का सहारा लिए खड़ा रहा। उसके घुटने पजामे से बाहर निकल रहे थे और घुटनों के थोड़ा ऊपर ही उसकी शेरवानी में 3-4 पेवन लगे थे। गली से एक बच्चा रोता हुआ बाहर आ रहा था। उसने उसे पुचकार कर पुकारा, इधर आ बेटे, इधर देख, तुझे चिज्जी देंगे, आ। और वो अपनी जेब में हाथ डालकर उसे देने के लिए कोई चीज़ ढूंढने लगा। बच्चा पल भर के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर उसने होंठ टेढ़े कर लिए और रोने लगा। एक 16-17 बरस की लड़की गली के अंदर से दौड़ती हुई आई और बच्चे की बाँह पकड़कर उसे घसीटती हुई गली में ले चली। बच्चा रोने के साथ साथ अपनी बाँह छुड़ाने के लिए मचलने लगा। लड़की ने उसे बाहों में उठाकर अपने साथ चिपका लिया और उसका मुंह चूमती हुई बोली, चुप कर मेरा वीर, रोएगा तो तुझे वो मुसलमान पकड़कर ले जाएगा, मैं वारी जाऊँ, चुप कर। बूढ़े मुसलमान ने बच्चे को देने के लिए जो पैसा निकाला था वो वापस जेब में रख लिया। सर से टोपी उतार कर उसने वहाँ थोड़ा खुजलाया और टोपी बगल में दबा ली। उसका गला सूख रहा था और घुटने ज़रा ज़रा कांप रहे थे। उसने गली के बाहर की बंद दुकान के तख्ते का सहारा ले लिया और टोपी फिर से सर पर लगा ली। गली के सामने जहाँ पहले ऊंचे ऊंचे शहतीर रखे रहते थे, वहाँ अब एक 3 मंजिला मकान खड़ा था। सामने बिजली के तार पर 2 मोटी मोटी चप्पलें बिल्कुल जड़कर बैठी हुई थीं। बिजली के खंभे के पास थोड़ी धूप थी। वो कई पल धूप में उड़ते हुए ज़र्रों को देखता रहा। फिर उसके मुंह से निकला, या मालिक। एक नौजवान चाबियों का गुच्छा घुमाता हुआ गली की तरफ आया और बुढ़े को खड़ा देखकर उसने रुककर पूछा, कहिए मियाँ जी, यहाँ किस तरह खड़े हैं? बुढ़े मुसलमान की छाती और बाहों में एक हल्की सी कपकपी हुई। उसने होठों पर ज़बान फेरकर नौजवान को ध्यान से देखते हुए पूछा, बेटे, तेरा नाम मनोरी नहीं है? नौजवान ने चाबियों का गुच्छा हिलाना बंद करके मुट्ठी में ले लिया और हैरत के साथ पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता चले? 7.5 साल पहले तू बेटे इतना सा था, कहकर बुढ़े ने मुस्कुराने की कोशिश की। आप आज पाकिस्तान से आए हैं ना? मनोरी ने पूछा। हाँ, मगर पहले हम इसी गली में रहते थे, बुढ़े ने कहा। मेरा लड़का चिरागदीन तुम लोगों का दर्जी था। बंटवारे के 6 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ अपना नया मकान बनाया था। ओ गनी मियाँ, मनोरी ने पहचान कर कहा। हाँ बेटे, मैं तुम लोगों का गनी मियाँ हूँ। चिराग और उसके बीवी बच्चे तो नहीं मिल सकते, मगर मैंने कहा एक बार मकान की सूरत ही देख लूँ। और उसने टोपी उतार कर सर पर हाथ फेरते हुए आंसुओं को बहने से रोक लिया। आप तो शायद काफ़ी पहले ही यहाँ से चले गए थे, मनोरी ने आवाज़ में हमदर्दी लाकर कहा। हाँ बेटे, ये मेरी बदबख्ती थी कि पहले अकेला निकलकर चला गया। यहाँ रहता तो उनके साथ मैं भी। और कहते कहते उसे एहसास हो गया कि उसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। उसने बात मुंह में रोक ली, मगर आँख में आए हुए आंसुओं को बह जाने दिया। छोड़ो गनी मियाँ, अब बीती बातों को सोचने में क्या रखा है, मनोरी ने गनी की बाँह पकड़कर कहा। चलो तुम्हें तुम्हारा घर दिखा दूँ। गली में खबर इस तरह फैली थी कि गली के बाहर एक मुसलमान खड़ा है जो रामदासी के लड़के को उठाने जा रहा था। उसकी बहन उसे पकड़कर घसीट लाई, नहीं तो मुसलमान उसे ले गया होता। ये खबर पाते ही जो औरतें गली में पीछे पीढ़े बिछाकर बैठती थीं
वो अपने अपने पीढ़े उठाकर घरों के अंदर चली गईं। गली में खेलते हुए बच्चों को भी उन औरतों ने पुकार पुकार कर घरों में बुला लिया। मनोरी जब गनी को लेकर गली में आया तो गली में एक फेरी वाला रह गया था। यह कुएं के साथ उगे पीपल के नीचे रखा पहलवान बिखर कर सोया था। घरों की खिड़कियों में और दरवाज़ों के पीछे से अलबत्ता कई चेहरे झांक रहे थे। गनी को गली में आते देखकर उनमें हल्की हल्की कानाफूसियाँ शुरू हो गई। दाढ़ी के सारे बाल सफ़ेद हो जाने के बाद लोगों ने चिरागदीन के बाप अब्दुल गनी को पहचान लिया था। वो था तुम्हारा मकान। मनोरी ने दूर से एक मलबे की तरफ इशारा किया। सॉरी। गनी पल भर के लिए ठिठक कर फटी फटी आंखों से उसकी तरफ देखता रहा। चिराग और उसकी बीवी बच्चों की मौत को वो काफ़ी अरसा पहले कबूल कर चुका था, मगर अपने नए मकान को इस रूप में देखकर उसे झुरझुरी हुई। उसके लिए वो तैयार नहीं था। उसकी ज़बान पहले से ज़्यादा सूख गई और घुटने भी और ज़्यादा कांपने लगे। वो मलबा? उसने गैर यकीनी आवाज़ में पूछा। मनोरी ने उसके चेहरे का बदलता हुआ रंग देखा। उसकी बाह को और सहारा देकर ठहरे हुए आवाज़ में जवाब दिया, तुम्हारा मकान उन्हीं दिनों जल गया था। गनी छड़ी का सहारा लेता हुआ किसी तरह मलबे के पास पहुंच गया। मलबे में अब मिट्टी ही मिट्टी थी, जिसमें जहाँ तहाँ टूटी और जली हुई ईंटें फंसी थीं। लोहे और लकड़ी का सामान उसमें से न जाने कब का निकाल लिया गया था। सिर्फ जले हुए दरवाजे का चौखट न जाने कैसे बाकी रह गया था, जो मलबे में से बाहर को निकला हुआ था। पीछे की तरफ 2 जली अलमारियां थीं, जिनकी स्याही पर सफ़ेदी की हल्की हल्की तह उभर आई थी। मलबे को पास से देखकर गनी ने कहा, ये बाकी रह गया है, ये। और जैसे उसके घुटने जवाब दे गए और वो जले हुए चौखट को पकड़कर बैठ गया। पल भर बाद उसका सर भी चौखट से जा लगा और उसके मुंह से बिलखने की सी आवाज़ आई, हाय ओए चिरागदीना। जले हुए किवाड़ का चौखट 7.5 साल मलबे में से सर निकाले खड़ा तो रहा था, मगर उसकी लकड़ी बुरी तरह भुरभुरा गई थी। गनी के सर के छूने से उसके कई रेशे झड़कर बिखर गए। कुछ रेशे गनी की टोपी और बालों पर आ गिरे। लकड़ी के रेशों के साथ एक केंचुआ भी नीचे गिरा, जो गनी के पैर से 6-8 इंच दूर नाली के साथ लगी ईंटों की पटरी पर सरसराने लगा। वो अपने लिए सुराख ढूंढता हुआ ज़रा सा सर उठाता, मगर 2-1 बार सर पटक कर और मायूस होकर दूसरी जानिब को मुड़ जाता। खिड़कियों में से झांकने वालों के चेहरों की तादाद अब पहले से कहीं बढ़ गई थी। उनमें कानाफूसी चल रही थी कि आज कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। चिरागदीन का बाप गनी आ गया है, इसलिए 7.5 साल पहले का सारा वाक़या खुल जाएगा। लोगों को लग रहा था जैसे वो मलबा ही गनी को सारी कहानी सुना देगा कि शाम के वक्त चिराग ऊपर के कमरे में खाना खा रहा था। जब रखे पहलवान ने उसे नीचे बुलाया कि वो 1 मिनट आकर एक ज़रूरी बात सुन जाए। पहलवान उन दिनों गली का बादशाह था। हिंदुओं पर ही उसका काफ़ी दबदबा था। चिराग तो खैर मुसलमान था। चिराग हाथ का लुक़मा दरमियान में ही छोड़कर नीचे उतर आया। उसकी बीवी जुबैदा और दोनों लड़कियां किश्वर और सुल्ताना खिड़कियों में से नीचे झांकने लगी। चिराग ने देवड़ी से बाहर कदम रखा ही था कि पहलवान ने उसे कमीज़ के कॉलर से पकड़कर खींच लिया और गली में गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठा। चिराग उसका छुरे वाला हाथ पकड़कर चिल्लाया, ना रखे पहलवान, मुझे मत मार, हाय कोई मुझे बचाओ, जुबैदा मुझे बचा। और ऊपर जुबैदा, किश्वर और सुल्ताना बेबस आवाज़ में चिल्लाई। जुबैदा चीखती हुई नीचे देवड़ी की तरफ भागी। रखे के एक शागिर्द ने चिराग की जद्दोजहद करती हुई बाहें पकड़ ली और रखा उसकी जांघों को घुटने से दबाए हुए बोला, चीखता क्यों है बहन के, तुझे पाकिस्तान दे रहा हूँ, ले। और जुबैदा के नीचे पहुँचने से पहले ही चिराग को पाकिस्तान दे दिया। आसपास के घरों की खिड़कियां बंद हो गईं। जो लोग इस मंजर के गवाह थे, उन्होंने दरवाजे बंद करके अपने आप को इस हादसे की जिम्मेदारी से अलग कर लिया। बंद दरवाज़ों में भी उन्हें देर तक जुबैदा, किश्वर और सुल्ताना के चीखने की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। रखे पहलवान और उसके साथियों ने उन्हें भी उसी रात पाकिस्तान देकर रुखसत किया, मगर दूसरे तवील रास्ते से उनकी लाशें चिराग के घर में न मिलकर
बाद में नहर के पानी में पाई गईं। 2 दिन तक चिराग के घर की छानबीन होती रही थी। जब उसका सारा सामान लूटा जा चुका तो न जाने किसने उस घर को आग लगा दी। रखे पहलवान ने कसम खाई थी कि वो आग लगाने वाले को जिंदा ज़मीन में गाड़ देगा, क्योंकि उसने उस मकान पर नज़र रखकर ही चिराग को मारने का इरादा किया था। उसने मकान को शुद्ध करने के लिए हवन का सामान भी खरीद रखा था, मगर आग लगाने वाले का पता ना चल सका। उसे जिंदा गाड़ने की नौबत तो बाद में आती। अब 7.5 साल से रखा पहलवान उस मलबे को अपनी जागीर समझता आ रहा था, जहाँ ना वो किसी को गाय भैंस बांधने देता था और ना खोमचा लगाने देता था। उस मलबे से बगैर उसकी इजाज़त के कोई ईंट भी नहीं उठा सकता था। लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये सारी कहानी किसी न किसी तरह गनी के कानों तक पहुंच जाएगी। जैसे मलबे को देखकर अपने आप ही सारे वाक़े का पता चल जाएगा और गनी मलबे की मिट्टी नाखूनों से खोद कर अपने ऊपर डाल रहा था और दरवाजे के चौखट को बाह में लिए रो रहा था। बोल चिराग दीना, बोल, तू कहाँ चला गया? ओए किश्वर, ओ किश्वर और सुल्ताना, हाय मेरे बच्चे, ओए गनी को कहाँ छोड़ दिया? ओए। और भुरभुरे दरवाजे से लकड़ी के रेशे झड़ते जा रहे थे। पीपल के नीचे सोए हुए रखे पहलवान को जाने किसी ने जगा दिया। वो खुद ही जागा, ये जानकर के पाकिस्तान से अब्दुल गनी आया है और अपने मकान के मलबे पर बैठा है। उसे गले में थोड़ा सा झाग उठाया जिससे उसे खांसी हो आई और उसने कुएं के फर्श पर थूक दिया। मलबे की तरफ देखकर उसकी छाती से धौंकनी किसी आवाज़ निकली। उसका निचला होंठ थोड़ा बाहर को फैल गया। गनी अपने मलबे पर बैठा है? उसके शागिर्द लच्छे पहलवान ने उसके पास आकर बैठते हुए कहा। मलबा उसका कैसे है? मलबा उसका कैसे है? मलबा हमारा है, पहलवान ने झाग की वजह से घर्राई आवाज़ में कहा। मगर वो वहाँ पर बैठा है, लच्छे ने आंखों में हैरानगी लाकर कहा। बैठा है? बैठा रहे, तू चिलमला। उसकी टांगें थोड़ी फैल गई और उसने अपनी नंगी जांघों पर हाथ फेरा। मनोरी ने अगर उसे कुछ बताया तो लच्छे ने चिलम भरने के लिए उठते हुए उसी पुरस्कार निगाहों से देखकर कहा। मनोरी की शामत आई है। लच्छा चला गया। कुएं पर पीपल की कई पुरानी पत्तियां बिखरी थीं। रखा उन पत्तियों को उठा कर हाथों में मसलता रहा। जब लच्छे ने चिलम के नीचे कपड़ा लगाकर उसके हाथों में दिया तो उसने कश खींचते हुए कहा, और तो किसी से गनी की बात नहीं हुई? नहीं, ले। और उसने खांसते हुए चिलम लच्छे के हाथ में दे दी। लच्छे ने देखा कि मनोरी मलबे की तरफ से गनी की बाँह पकड़े हुए आ रहा है। वो उकड़ू होकर चिलम के लंबे लंबे कश खींचने लगा। उसकी आंख आधा लम्हा रखे के चेहरे पर टिकती और आधा लम्हा गनी की तरफ लगी रहती। मनोरी गनी की बाँह पकड़े हुए उससे एक कदम आगे चल रहा था, जैसे उसकी कोशिश हो कि गनी कुएं के पास से बगैर रखे पहलवान को देखे ही निकल जाए। मगर रखा जिस तरह बिखर कर बैठा था उससे गनी ने उसे दूर से ही देख लिया। कुएं के पास पहुंचते ना पहुंचते उसकी दोनों बाहें फैल गईं। उसने कहा, रखे पहलवान। रखे ने गर्दन उठाकर और आंखें थोड़ा छोटी करके उसे देखा। उसके गले से गैर वाज़ेह सी घबराहट हुई, लेकिन वो बोला कुछ नहीं। रखे पहलवान, मुझे पहचाना नहीं? गनी ने बाहें नीची करके कहा। मैं गनी हूँ, अब्दुल गनी, चिरागदीन का बाप। पहलवान ने मशकूक निगाहों से उसका ऊपर से नीचे तक जायज़ा लिया। अब्दुल गनी की आंखों में उसे देखकर चमक आ गई थी। सफ़ेद दाढ़ी के नीचे उसके चेहरे की झुर्रियाँ ज़रा फैल गई थीं। रखे का निचला होंठ फड़का, फिर उसकी छाती से भारी सी आवाज़ निकली, सुना गनिया। गनी की बाहें फिर फैलने को हुईं, लेकिन पहलवान पर कोई रद्द अमल न देखकर उसी तरह रह गई। वो पीपल के तने का सहारा लेकर कुएं के सिल पर बैठ गया। ऊपर खिड़कियों में कानाफूसी तेज हो गई कि अब दोनों सामने सामने आ गए हैं तो बात ज़रूर खुलेगी। फिर हो सकता है कि दोनों में गाली गलौज भी हो। अब रखा गनी को कुछ नहीं कह सकता। अब वो दिन नहीं रहे। बड़ा मलबे का मालिक बनता था। असल में मलबा ना उसका है ना गनी का। मलबा तो सरकार की मिल्कियत है।
मरदूत किसी को वहाँ गाय का खूंटा तक नहीं लगाने देता। मनोरी भी डरपोक है। उसने गनी को बताया कि उन्हें क्या रखे नहीं चिराग और उसके बीवी बच्चों को मारा है। रखा आदमी नहीं सांड है, दिन भर सांड की तरह गली में घूमता है। गनी बेचारा कितना दुबला हो गया है, दाढ़ी के सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं। गनी ने कुएं के सिल पर बैठकर कहा, देख रखे पहलवान, क्या से क्या हो गया है। भरा पूरा घर छोड़कर गया था और आज यहाँ मिट्टी देखने आया हूँ। बसे हुए घर की यही निशानी रह गई है। तू सच पूछे रखे तो मेरा ये मिट्टी भी छोड़कर जाने को जी नहीं करता। और उसकी आंखें छलछला आईं। पहलवान ने अपनी फैली हुई टांगें समेट ली और गमछा कुएं की मुंडे से उठाकर कंधे पर डाल लिया। लक्ष्य ने चिलम उसकी तरफ बढ़ा दी और वो कश खींचने लगा। तू बता रखे, ये सब हुआ किस तरह? गनी आंसू रोकता हुआ इसरार के साथ बोला। तुम लोग उसके पास थे, सब में भाई भाई की सी मोहब्बत थी। अगर वो चाहता तो वो तुम में से किसी के घर में छुप सकता था। उसे इतनी भी समझ नहीं आई। ऐसा ही है। रखे को खुद लगा कि उसकी आवाज़ में कुछ गैर फितरी सी गूंज है। उसके होंठ गाढ़े राल से चिपक गए थे। उसकी मूँछों के नीचे पसीना उसके होंठों के नीचे से पसीना उसके होंठों पर आ रहा था। उसकी मूँछों के नीचे से पसीना उसके होंठों पर आ रहा था। उसके माथे पर किसी चीज़ का दबाव पड़ रहा था और उसकी रीढ़ की हड्डी सहारा चाह रही थी। पाकिस्तान का क्या हाल है? उसने उसी आवाज़ में पूछा। उसके गले की नसों में तनाव आ गया था। उसने गमछे से बगलों का पसीना पोंछा और गले का झाग मुंह में खींचकर गली में थूक दिया। मैं क्या हाल बताऊं रखे? गनी दोनों हाथों से छड़ी पर जोर देते हुए बोला। मेरा हाल पूछे तो वो मेरा खुदा ही जानता है। मेरा चिराग साथ होता तो और बात थी। रखे मैंने उसे कितना समझाया था कि मेरे साथ चला चल, मगर वो अड़ा रहा कि नया मकान छोड़कर कैसे जाऊं। यहाँ अपनी गली है, कोई ख़तरा नहीं है। भूले कबूतर ने यह नहीं सोचा कि गली में ख़तरा ना सही, बाहर से तो ख़तरा आ सकता है। मकान की रखवाली के लिए चारों ने जान दे दी। रखे, उसे तेरा बहुत भरोसा था। कहता था कि रखे के रहते कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर जब आनी आई तो रखे के रोके भी ना रुक सकी। रखे ने सीधा होने की कोशिश की क्योंकि रीढ़ की हड्डी दर्द कर रही थी। उसे अपनी कमर और जांघों के जोड़ पर सख्त दबाव महसूस हो रहा था। पेट की आंतों के पास जैसे कोई चीज़ उसकी सांस को जकड़ रही थी। उसका सारा जिस्म पसीने से भीग गया था और उसके पैरों के तलवों में चुनचुनाहट हो रही थी। बीच बीच में नीली फुलझड़ियाँ सी ऊपर से उतरती और उसकी आंखों के सामने से तैरती हुई निकल जाती। उसे अपनी ज़बान और होठों के दरमियान का फ़र्क कुछ ज़्यादा महसूस हो रहा था। उसने गमछे से अपने होठों के कोनों को साफ किया। उसके मुंह से निकला, हे प्रभु, सच्ची यार, तू ही है, तू ही है, तू ही है। गनी ने अंदाज़ा किया कि पहलवान के होंठ सूख रहे हैं और उसकी आंखों के इर्द गिर्द दायरे गहरे हो रहे हैं, तो उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, जी हल्का ना कर रखिए, जी हल्का ना कर रखिए। जो होनी थी सो हो गई, उसे कोई लौटा थोड़ा ही सकता है। खुदा नेक की नेकी रखे और बद की बदी माफ़ करे। मेरे लिए चिराग नहीं तो तुम लोग तो हो। मुझे आकर इतनी ही तसल्ली हुई कि इस ज़माने में कोई तो यादगार है। मैंने तुमको देख लिया तो चिराग को देख लिया। अल्लाह तुम लोगों को सेहतमंद रखे, जीते रहो और खुशियाँ देखो। और गनी छड़ी पर दबाव देकर उठ खड़ा हुआ। चलते हुए उसने फिर कहा, रखे पहलवान, याद रखना। सॉरी। रखे के गले इकरार की मध्यम सी आवाज़ निकली। गमछा बीच में लिए हुए उसके दोनों हाथ जुड़ गए। गनी गली के माहौल को हसरत भरी निगाह से देखता हुआ धीरे धीरे गली से बाहर चला गया। ऊपर खिड़कियों में थोड़ी देर कानाफूसी चलती रही कि मनोरी ने गली के बाहर निकलकर ज़रूर गनी को सब कुछ बता दिया होगा। गनी के सामने रखे का ताल्लुक किस तरह सूख गया था। रखा अब किस मुँह से लोगों को मलबे पर गाय बांधने से रोकेगा। बेचारी जुबैदा, बेचारी कितनी अच्छी थी, कभी किसी से हल्का बोल नहीं बोली। रखे मरदूत का घर न घाट, उसे किस माँ बहन का लिहाज था। और थोड़ी देर में औरतें
घरों से गली में उतर आईं। बच्चे गली में गिल्ली डंडा खेलने लगे और दो 12-13 बरस की लड़कियां किसी बात पर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गई। रखा गहरी शाम तक कुएं पर बैठा खंखारता रहा, चिलम फूंकता रहा। कई लोगों ने यहाँ से गुजरते हुए उससे पूछा, रखे शाह, सुना है आज गनी पाकिस्तान से आया था? हाँ आया था, रखे ने हर बार एक ही जवाब दिया। फिर कुछ नहीं, चला गया। रात होने पर रखा रोज की तरह उस गली के बाहर बाएं तरफ की दुकान के तख्ते पर आ बैठा। रोज अक्सर वो रास्ते से गुजरने वाले जान पहचान के लोगों को आवाज़ देकर बुला लेता था और उन्हें सट्टे के फायदे और शहद के नुस्खे बताया करता था। मगर उस दिन वो लच्छे को अपनी वैष्णव देवी की उस सफ़र की तफसील सुना रहा था जो उसने 15 साल पहले की थी। लच्छे को रुखसत करके वो गली में आया तो मलबे के पास लोकू पंडित की भैंस को खड़ा देखकर वो रोज़ की आदत के मुताबिक उसे धक्के देकर हटाने लगा। टुट 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 टुट, और भैंस को हटाकर वो सुस्ताने के लिए मलबे की चौखट पर बैठ गया। गली उस वक्त बिल्कुल सुनसान थी। कमेटी की कोई बत्ती न होने से वहाँ शाम से ही अंधेरा हो जाता था। मलबे के नीचे नाली का पानी हल्की आवाज़ करता हुआ बह रहा था। रात की खामोशी के साथ मिली हुई कई तरह की हल्की हल्की आवाज़ें मलबे की मिट्टी से निकल रही थी। च्यू च्यू च्यू, चक चक चक, चरर इरर री री चरर। एक भटका हुआ कौवा ना जाने कहाँ से उड़कर लकड़ी की चौखट पर आ बैठा। उससे लकड़ी के रेशे इधर उधर फैल गए। कौवे के वहाँ बैठते ना बैठते मलबे के कोने में लेटा हुआ कुत्ता गुर्रा कर उठा और ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा, बहू 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 बहू। कौवा कुछ देर सहमा सा चौखट पर बैठा रहा, फिर वो पंख फड़फड़ाता हुआ उड़कर कुएं के पीपल पर चला गया। कौवे के उड़ जाने पर कुत्ता और नीचे आया और पहलवान की तरफ मुँह करके भौंकने लगा। पहलवान उसे हटाने के लिए भरी आवाज़ में बोला, दुर 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 दुर। मगर कुत्ता और पास आकर भौंकने लगा, वाओ 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 वाओ, हट हट दुर दुर दुर, वाओ वाओ वाओ। पहलवान ने एक ढेला सा उठाकर कुत्ते की तरफ फेंका। कुत्ता थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन उसका भौंकना बंद न हुआ। पहलवान मुँह मुँह से कुत्ते को माँ की गाली देकर वहाँ से उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे जाकर कुएं के सिर पर लेट गया। पहलवान के वहाँ से हटने पर कुत्ता गली में उतर आया और कुएं की तरफ मुँह करके भौंकने लगा। काफ़ी देर भौंक कर जब गली में से कोई आदमी चलता फिरता दिखाई नहीं दिया तो एक बार कान झटक कर मलबे पर लौट आया और वहाँ कोने में बैठकर गुर्राने लगा। ये थी जनाब श्री मोहन राकेश जी की कहानी, मलबे का मालिक।